हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इतनी मीठी आवाज जैसे कानों में मिश्री घुली जा रही हो। किसी का कंठ इतना मधुर भी हो सकता है। मन कर रहा था कि ओह गाती रहे और मैं सुनता रहूं, पर है कौन यह तो पता चले। ये सब सोचते हुए अमित अपनी व्हील चेयर के पहिए घुमाते हुए ऑफिस पहुंचा। अपनी मेज पर फाइलों को करीने से लगाते हुए वो वही गीत गुनगुनाने लगा जो उसने संगीत की कक्षा के बाहर से गुजरते हुए मधुर स्वर में सुना था, और कुछ पल के लिए वहीं रुक गया था। उस मधुर स्वर ने तो गीत को और भी कर्णप्रिय और मीठा बना दिया। उस स्वर का जादू ऐसा था कि बिल्कुल चुपचाप काम करने वाला अमित आज गुनगुना उठा। ऑफिस में फाइलें चेक करते समय भी उसको गुनगुनाते हुए देखकर साधना मैडम ने टोक दिया, क्या बात है अमित, आज कुछ ज्यादा ही खुश हो? कोई खास वजह है? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो फिर फाइलों में लग गया। कुछ समय चुप रहने के बाद वो बोला, दीदी, यह म्यूजिक डिपार्टमेंट में कोई नई मैडम आई है क्या? आज सुबह वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि साधना मैडम बोल पड़ी, सोनिया नाम है उनका, बहुत मीठा गाती है, अभी 2 दिन पहले ही आई है, आज उनका पहला क्लास था। हाँ, सचमुच बहुत ही अच्छा गाती है। आज सुबह जब मैं म्यूजिक रूम की तरफ से आ रहा था तो मैंने सुना, मैं तो हैरान रह गया कि हमारे विद्यालय में इतना मधुर गाने वाला कौन है। कुछ रुककर उसने कहा, दीदी, सोनिया मैडम कहाँ से आई हैं? क्या परमानेंटली कानपुर से? नहीं नहीं, केवल अपने एनुअल फंक्शन की तैयारी करवाने आई हैं, 1 महीने के लिए, वो भी हमारे बहुत निवेदन पर। इस बार फिर बात पूरी होने से पहले ही साधना मैडम ने कह दिया। अमित ओ अच्छा कहकर अपने काम में लग गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग सुबह वाले गीत पर ही था। नहीं नहीं, गीत नहीं, यह तो भजन है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, वाह कितना मीठा है। सोचते हुए उसके मुंह से फिर गीत की पंक्ति निकल पड़ी। साधना मैडम ने फिर नोटिस किया और हंसते हुए बोली, लगता है सोनिया मैडम की गायकी तुम्हें कुछ ज्यादा ही असर कर गई। साधना मैडम की बात पर अमित झेप गया और उसने अपना सिर झुका लिया। साधना ने आगे कहा, अरे भाई, शाम के प्रोग्राम का तो पता ही है ना। अगर उस मधुर आवाज की मल्लिका को देखना और सुनना चाहते हो तो शाम को 7 बजे हॉस्टल के ऑडिटोरियम में आना मत भूलना। आज उनके स्वागत में एक भजन संध्या का आयोजन हो रहा है जिसमें सोनिया मैडम गाएंगी। यह सुनकर अमित को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो तो सुबह से ही सोनिया की एक झलक पाने के लिए बेचैन था। झट बोल पड़ा, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। और फिर गुनगुनाते हुए फाइलें इधर से उधर करने लगा। शहर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर दिव्यांग बच्चों के लिए पिछले 20 सालों से आराधना के नाम से एक स्कूल चल रहा है। शहर के कुछ समाज सेवी संगठनों और धनिक वर्ग ने मिलकर एक पहल की थी। आरंभ में तो इस स्कूल की बहुत आलोचना हुई। कुछ लोगों का मानना था कि दिव्यांगों को उनकी शारीरिक अपंगता का एहसास कराने वाले इस विशेष स्कूल का क्या औचित्य है, जबकि वे भी सामान्य बच्चों की तरह स्कूलों में उनके साथ उनके बीच रहकर पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब आराधना स्कूल के दिव्यांग बच्चों को चित्रकारी, वाद विवाद, संगीत आदि में विशेष योग्यता हासिल करते हुए देखा गया तो स्कूल को सरकारी मदद मिलने लगी और सामान्य पाठ्यक्रम के साथ उन बच्चों को विभिन्न कलाओं में विशेष प्रशिक्षण दिलाने के लिए सरकार समय समय पर ऐसे दिव्यांग युवाओं को आराधना स्कूल में भेजने लगी जिन्होंने विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नाम कमाया है। इन सारी विशेषताओं को देखते हुए कुछ ही वर्षों में आराधना स्कूल का नाम शहर में बहुत सम्मान के साथ लिया जाने लगा। इस वर्ष स्कूल का 21वां वार्षिकोत्सव मनाया जाना है, जिसमें बच्चों को गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत गायिका सोनिया शर्मा को आराधना स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है।
2 दिन पहले ही सोनिया इस विद्यालय में आई है। आज शाम उसके स्वागत में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी आमंत्रित हैं। यूं तो अमित को इस बात का पता पहले से ही था, लेकिन साधना मैडम के आमंत्रण और फिर उस सुरीली आवाज की स्वामिनी को प्रत्यक्ष देखने और सुनने का अवसर मिलने पर उसने शाम को कार्यक्रम में जाने का निश्चय कर लिया। साधना विद्यालय के लेखा विभाग में लेखाकार है, जबकि अमित उनके अधीनस्थ एक क्लर्क है। विद्यालय प्रांगण बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्कूल के मुख्य भवन से थोड़ी सी दूरी पर दोनों ओर कुछ कमरों के 2 हॉस्टल बने हैं, जिनमें बाहर से आए 2-4 कर्मचारी और अतिथि ठहरते हैं। दोनों हॉस्टल के मध्य एक कॉमन भोजनालय है। साधना और अमित इसी परिसर में रहते हैं। शाम 6:30 बजे अमित ऑडिटोरियम में पहुंच गया। अमित ने पूरे हॉल में एक दृष्टि दौड़ाई और ये देखा कि अभी आगे की कुर्सियों पर मेहमानों का आना बाकी था। ऑडिटोरियम में हल्का संगीत बज रहा था। श्रोताओं की भीड़ भी धीरे धीरे जुट रही थी। लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर व्यवस्थित हो रहे थे। मंच पर मैरून रंग के बड़े बड़े पर्दे और एक और रखी मां सरस्वती की अष्टधातु की आदमकद प्रतिमा चमचमा रही थी। उनके गले में पड़े गुलाब के फूलों के हार से भीनी भीनी सुगंध से पूरा वातावरण अत्यंत आकर्षक लग रहा था। चमचमाते हुए पीतल के लंबे लंबे दीपों में घी में डूबी रुई की बत्तियां मेहमानों के द्वारा प्रज्वलित होकर इस भजन संध्या का शुभारंभ करने को बेताब दिख रही थी। ऐसे सम्मोहक वातावरण ने अमित के मन में सोनिया की प्रथम झलक पाने की ललक को और बढ़ा दिया। अमित ने अपनी व्हीलचेयर गेट के पास ही दीवार के किनारे लगा दी, जहां से उसे मंच स्पष्ट दिखाई दे। उसने अपना मोबाइल फोन भी तैयार कर लिया, जिससे वह मंच के चित्र ले सके और गायिका द्वारा गाए भजनों को रिकॉर्ड भी कर सके। वो ऑडिटोरियम में इधर उधर नजरें घुमा ही रहा था कि बाहर हलचल महसूस हुई और 2-4 लोग अंदर आए। उसने अपनी नजर हॉल के गेट पर लगा दी और उस गायिका के आने की प्रतीक्षा करने लगा, जिसका गाना आज सुबह सुना था। लेकिन कुछ मेहमानों के आने के बाद जब गेट बंद हो गया तो उसे कुछ बेचैनी हुई। जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था वो कहाँ है। बेचैनी से उसे कुछ गर्मी महसूस होने लगी कि तभी हॉल में बजने वाला मधुर संगीत रुक गया और उद्घोषणा होने लगी। प्रथम पंक्ति में बैठे अतिथियों ने सरस्वती की प्रतिमा के सामने रखे दीपक प्रज्वलित किए और अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए। अमित ये देख ही रहा था कि सामने का पर्दा मधुर स्वरों के आलाप के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। उसने मंच पर दृष्टि डाली। ओहो, तो मैडम सीधे मंच पर ही पहुंची। अमित की धड़कनें तेज होने लगी। न जाने क्यों एक अजीब सा खिंचाव उस साधारण से चेहरे वाली सांवली सोनिया में उसे लगा। वह तन्मय होकर सोनिया का गायन सुनने लगा। पहला भजन गणेश जी का, फिर सरस्वती माता का और फिर रामकृष्ण आदि के लगातार 7-8 भजन गाने के बाद कार्यक्रम कब समाप्त हुआ उसे पता ही नहीं लगा। वो तो सोनिया के स्वरों में ऐसा डूबा कि उसे तब होश आया जब उद्घोषक ने प्रबंध समिति के सदस्यों को मंच पर सोनिया का सम्मान करने के लिए बुलाया। सम्मान प्राप्त करने के लिए सोनिया ने अपने पास ही रखी बैसाखियों को उठाया और धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसके दोनों ओर खड़े लोगों ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जब वह पूरी तरह खड़ी हो गई तो उसे सम्मान में एक शाल ओढ़ाई गई, फूलों का गुच्छा भेंट किया गया। सोनिया के चेहरे से उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। अमित ने सारे चित्र अपने मोबाइल में ले लिए। उद्घोषक बोल रहा था कि एक दुर्घटना में सोनिया ने अपना दायां पैर गंवा दिया, लेकिन हिम्मत नहीं गंवाई। उसने विभिन्न गायन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपना इतना नाम पैदा किया कि सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया है। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि वे विद्यालय के बच्चों को संगीत का विशेष प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ आई हैं। अमित को आशा थी कि सोनिया भी कुछ न कुछ बोलेगी, पर वह कुछ नहीं बोली और बैसाखियां टेकती हुई स्टेज के पीछे चली गई। कार्यक्रम समाप्त हो गया।
और श्रोता हॉल से बाहर निकलकर भोजनालय की ओर जाने लगे। सबके निकलने के बाद अमित भी बाहर आ गया। आज पहली बार उसे संगीत का ऐसा आनंद मिला कि उसे अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल था। इससे पहले भी उसने संगीत के कई कार्यक्रम सुने थे, लेकिन आज के कार्यक्रम के आगे वे सारे फीके पड़ गए। कार्यक्रम के बारे में सोचते हुए अमित भी भोजनालय की तरफ जा ही रहा था कि उसे उद्घोषक की बात याद आई। एक दुर्घटना में सोनिया ने अपना दायां पैर गंवा दिया। अमित ने अपने पैरों की तरफ देखकर सोचा, शायद मेरी तरह सोनिया के साथ भी कोई दुर्घटना घटी है, जिसमें उसने तो अपना एक पैर गंवाया, लेकिन मुझे तो दोनों पैर गंवाने पड़े। अगर वो दुर्घटना ना होती तो शायद सर्दियों के मौसम में पानी की छींट पड़ने जैसी एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ पड़ी। मन अजीब सा हो गया, भूख मिट गई, मुंह कसैला हो गया। उसे वह दर्दनाक मंजर याद आने लगा था, जिससे विचलित होकर उसने अपनी व्हीलचेयर अपने कमरे की ओर मोड़ दी। कमरे में आकर उसने दूध गर्म करके पिया और बिस्तर पर लेटकर मोबाइल में आज के कार्यक्रम के फोटो और वीडियो देखने लगा। उसने सोनिया के फोटो को जूम करके देखा तो उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी लगी। दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर उसे याद नहीं आया कि उसने उसे कब और कहां देखा था। पिछले कई वर्षों की स्मृतियों की अनेक परतों को खंगालने के बाद भी उसे यह याद नहीं आया कि उसने सोनिया को पहले कहां देखा है। दिमाग पर सोच विचार का जितना दबाव बढ़ता जा रहा था, उतना ही आंखों पर नींद से पलकें बोझिल होने लगी और अगले दिन के इंतजार में वह सो गया। अगले दिन म्यूजिक रूम के बाहर से गुजरते हुए उसे फिर वही स्वर सुनाई दिया, पर आज उसके दिमाग में रात वाली बातें ही चल रही थी और वो सोनिया को पहले देखे जाने की बात याद करने की गुत्थी सुलझाने में लगा था। इसलिए एक नए और मधुर गीत ने उसका ध्यान भटकाया तो अवश्य, पर वह रुका नहीं और सीधे ऑफिस आ गया। उसकी मानसिक परेशानी चेहरे पर साफ झलक रही थी। इसी परेशानी के कारण आज उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। उसके मन की बेचैनी और चेहरे पर आए परेशानी के भाव को साधना मैडम ने पढ़ लिया। वे उससे बोली, क्या बात है अमित, आज कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ दीदी, है कुछ ऐसी उलझन जो सुलझ नहीं रही। कल रात से परेशान हूँ, अमित ने जवाब दिया। साधना ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, ऐसा क्या हो गया अमित? अगर चाहो तो अपनी दीदी से शेयर कर सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। दीदी, क्या आप मुझे सोनिया के बारे में कुछ बता सकती हैं कि वह कौन है, कहां से आई है, उसके साथ कौन सी दुर्घटना हुई? अमित ने कहा, ओहो, तो यह बात है। लगता है उस मिस्त्री की डली ने बहुत गहरा असर किया है मेरे भाई पर। मजाकिया अंदाज में साधना ने कहा, लेकिन अमित संजीदा था। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। मैं उससे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज मुझे बताइए। भाई, ज्यादा तो कुछ नहीं जानती मैं उसके बारे में, बस इतना पता है कि वह कानपुर की रहने वाली है और संस्कृति विभाग की एक ग्रेड कलाकार है। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं, कहकर साधना अपने काम में लग गई। अमित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। साधना की बात सुनकर उससे ना रहा गया। वह तुरंत बोला, दीदी, कैसे भी करके क्या आप पता कर सकती हैं उसके बारे में? ना जाने क्यों उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो मेरे और उसके बीच एक सा है। प्लीज दीदी, कैसे भी करके मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। साधना उसकी व्यग्रता देखकर बोली, अच्छा भाई, आज शाम ऑफिस के बाद मेरे कमरे पर आ जाना, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। पूछ लेना जो पूछना हो। अमित ने हामी भर दी। ऑफिस का काम निपटाकर अमित साधना के कमरे पर गया तो वहां सोनिया पहले से ही बैठी हुई थी। अमित ने कमरे में प्रवेश किया और औपचारिक नमस्कार करके बोला, सोनिया जी, आप बहुत मीठा गाती हैं। आपका गीत सुनकर लगता है कि माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान है। सोनिया ने हल्के से मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। कुछ क्षण मौन रहकर बोली,
मुझे साधना दीदी ने बताया कि आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पूछिए क्या पूछना है। अमित एकदम सकपका गया। उसे यह आशा नहीं थी कि सोनिया इतनी मुखरता से बात करेगी। उसने हिचकते हुए कहा, यही कि आपका एक्सीडेंट। इससे पहले कि अमित अपनी बात पूरी करता, सोनिया बोल उठी, बहुत दर्दनाक कहानी है। आज भी जब वह भयानक रात याद आती है तो मन कांपने लगता है। ऐसा क्या हुआ था? साधना ने बीच में ही टोका। अगर बुरा ना मानो तो बताओ। नहीं नहीं दीदी, बुरा क्यों मानूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी कहानी दुनिया के सामने आए, जिससे न केवल मेरे साथ बीती वारदात लोगों को पता चले, बल्कि ट्रेन में सफर करने से पहले अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम भी लोग करना ना भूलें। और वैसे भी दुर्घटना से लेकर अब तक न जाने कितने अखबार वालों, टीवी और मीडिया वालों को अपना इंटरव्यू दे देकर मैं लोगों को, खासकर लड़कियों और महिलाओं को सावधान कर रही हूँ, तो आपको क्यों नहीं बताऊंगी। एक सांस में कहकर सोनिया ने कुछ क्षणों के मौन के बाद आगे कहना शुरू किया। मैं एनसीसी के कैंप से अपनी टीम के साथ लखनऊ से एक सुपरफास्ट गाड़ी में कानपुर लौट रही थी। आधी रात से ज्यादा का समय था। हम सब अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर गहरी नींद में सो रहे थे। किसी स्टेशन पर कुछ मिनट के लिए ट्रेन रुकी और हमारे कोच में 7-8 लफंगे लड़के घुस आए। शराब के नशे में वे लड़के जोर जोर से बातें कर रहे थे, गाने गा रहे थे और अश्लील गालियां भी दे रहे थे, जिससे हमारी नींद खराब हो गई। मेरे आसपास की बर्थ पर लेटी लड़कियों ने इसका विरोध किया तो लड़कियों को देखकर वे अभद्रता और अश्लील बातें करने लगे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं जोर जोर से बोलने लगी। मेरी आवाज सुनकर हमारी पूरी टीम जाग गई। हमारे टीम में लड़के और लड़कियां दोनों थे। उनकी बदतमीजी देखकर हमारी टीम के लड़के भड़क गए। लड़कों को भड़कता देखकर वे लफंगे उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, हम सारे लोग उन लफंगों पर टूट पड़े। उधर गाड़ी अपनी रफ्तार पर थी और इधर बोगी के अंदर हम लोग भी जमकर उनके साथ हाथापाई कर रहे थे। उन लड़कों में से 2-3 के पास चाकू छुरे भी थे, जिनसे उन्होंने हम पर वार करने शुरू कर दिए। एक लड़के ने लपक कर मुझे पकड़ लिया और मेरी गर्दन पर चाकू रखकर मुझे मारने की धमकी देने लगा। हमारे साथी घबरा गए। इतने में मैंने उसके एक लात जमाई, जिससे वो तड़प उठा और मेरी गर्दन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मैं जैसे ही उससे छूटकर भागकर ट्रेन के गेट के पास पहुंची, एक दूसरे लड़के ने मुझे धक्का दे दिया और कहकर वो कुछ पल के लिए मौन हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने रुमाल अपनी आंखों पर लगा लिया। कमरे में सन्नाटा पसरा था कि साधना धीरे से बोली, फिर क्या हुआ सोनिया? स्वयं को संभालकर सोनिया भर्राए स्वर में बोली, फिर उस लड़के का धक्का इतनी जोर का था कि मैं ट्रेन के बाहर गिर गई। तीनों की आंखें फटी और मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस बार सोनिया फपक पड़ी। साधना की आंखें भी गीली थी। वो सोनिया के पास आ गई और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे ढांढस बंधाने लगी। कुछ पलों के अंतराल के बाद सोनिया ने फिर कहा, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। बस इतना पता है कि ट्रेन से गिरने पर मेरी कमर के नीचे का हिस्सा शून्य हो गया। इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। दूर जाती हुई रेल की चमकती हुई लाल बत्ती धुंधली होती हुई दिखाई दे रही थी और मध्यम होती हुई रेल की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही थी। मैं चीखना चाह रही थी, लेकिन मेरी चीख नहीं निकल पा रही थी। मेरा होश गुम और आंखें बंद होती जा रही थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी दाई टांग में असहनीय दर्द हो रहा था और चाहकर भी मैं अपनी टांग उठा नहीं पा रही थी। असहनीय दर्द से मैं बार बार बेहोश हो रही थी। मुझे होश में आया देखकर नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना पता है कि मां सिरहाने बैठी रो रही थी और पिताजी डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर निकल गए।
कुछ दिनों के बाद जब मेरी हालत में सुधार हुआ तो पता चला कि कहकर सोनिया भरी आंखों से अपनी बैसाखी निहारने लगी। आंखों में आंसू भरे हुए सोनिया का चेहरा बदलने लगा, उसकी आवाज में गुस्सा भरने लगा। अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े वह बोली, अगर मुझे वह लड़का मिल जाता तो मैं उसे ऐसी सजा देती कि उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती। इतना कहकर वो अपनी आंखों और नाक से निकले पानी को पोंछने लगी। बहुत ध्यान से सोनिया की बातें सुन रहे अमित की आंखें फैल गई, उसका मुंह खुल गया। उसे लगा कि उसकी उलझन की सारी गुत्थी सुलझ गई हो। धीरे धीरे उसे वह काली भयानक रात याद आने लगी जो एक अभिशाप बनकर उसकी जिंदगी में आई थी, और उस रात का काला साया हमेशा के लिए उस पर छा गया। उसके मुंह से निकला, उसे सजा मिल चुकी है सोनिया। क्या मतलब? सोनिया ने उसकी ओर देखकर आश्चर्य से पूछा। हाँ सोनिया, तुम्हें धक्का देने वाला वह लड़का मैं ही था, कहकर अमित फपक पड़ा। ओह नो! साधना आश्चर्य से चौंक पड़ी। सोनिया के चेहरे के भाव भी बदल गए। गुस्से में उसके चेहरे का सांवला रंग और गहरा हो गया। उसके मन में आया कि बैसाखी उठाकर अमित के सिर पर दे मारे, पर उसकी हालत देखकर सोनिया अपना गुस्सा पी गई। उसका मन वहां एक पल भी ठहरने का नहीं था। वो वहां से चलने के लिए उठी ही थी कि अमित ने रोते हुए आगे कहना शुरू किया। शराब के नशे में जब मैंने तुम्हें धक्का दिया तो उसके कुछ पलों के बाद मुझे भी पीछे से धक्का लगा और मैं भी ट्रेन के गेट पर आकर गिरा। शराब का नशा इतना अधिक था कि मैं संभल नहीं पाया और ट्रेन से बाहर गिर पड़ा, कहकर वह एक बार फिर जोर से रोने लगा। लेकिन उसके कृत्य से न केवल सोनिया बल्कि साधना को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए किसी ने उसे चुप नहीं कराया। कुछ पलों के बाद रोते हुए ही अमित आगे बोला, तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा ईश्वर ने मुझे कुछ ही पलों के बाद दे दी थी, और मेरी दोनों टांगे। कहते हुए उसने व्हीलचेयर आगे बढ़ा दी। तीनों चुप थे। सोनिया ने अपनी बैसाखी उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। उस शांत वातावरण में सोनिया की बैसाखियों की खटखट अमित के मन पर चोट कर रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।